नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत भूटान संबंधों की। भारत और भूटान ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की घोषणा की है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 3 नवंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी से भारत की अपनी 8 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश वांगचुक ने 6 नवंबर को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा की और एक संयुक्त बयान जारी किया। भूटान अपने छोटे आकार के बावजूद दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में भारत भूटान संबंधों की बात करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी से, जो उपाध्यक्ष हैं अध्ययन और विदेश नीति ORF से। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा भारत भूटान संबंधों का है। भूटान नरेश भारत की यात्रा पर है, प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी भेंट वार्ता भी हो चुकी है। इन संबंधों को आप कैसे देखते हैं? दोनों देशों के लिए ये दोस्ती, ये संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, अगर हम रिश्तों के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के आधार पर देखें तो भारत और भूटान के जो संबंध हैं उनका दूसरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है हमारा किसी और देश के साथ जैसा भूटान और भारत का है। और ये यूनिक भी है और एग्जेम्पलरी भी, जैसा बोला जाता है वो। जी और दोनों के बीच में एक बड़ा विश्वास है एक दूसरे के प्रति, एक गुडविल है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और इस तरह जो फॉरेन पॉलिसी जो वहाँ की है उसका जो भारत के जितने भी अ, हमारे जो सेंसिटिव कंसर्न्स हैं उनके बारे में भूटान पूरी तरह से सहानुभूति दिखाता है और भारत का साथ देता है। और जितने भी जो मुद्दे भारत की सिक्योरिटी से कंसर्न है उनके बारे में भी वो हमेशा बड़ा माइंडफुल रहता है। देखिए, इस साल हमारे 55 वर्ष की, मेरे समझता हूँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश हुए हो गए हैं। जी तो एक एनिवर्सरी है। उसमें आप इसमें देखें कि कई बार वहाँ के किंग और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और सब पिछले कुछ सालों में आए हैं। पिछली बार जो किंग वांगचुक आए थे वो 2022 में आए थे नवंबर में। तो उस और हमारी जो रिश्ता है ये, इसका एक आधारभूत स्तंभ है और वो रहा है एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन का। जी हालांकि रिश्ते जो डिप्लोमेटिक रिलेशन 68 में स्थापित हुए थे, लेकिन 1949 की ट्रीटी है जो 2007 में फिर से रिन्यू हुई। और उसके अंतर्गत सारे जो वहाँ की उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो पॉलिटी है, उनका जो विदेश नीति है, उनके जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, उस सब के बारे में डिस्कस होता है। इससे आप देखें कि भारत जो है लगभग 73% जो बजट है उनका अपने जो 5 वर्षीय प्लान होते हैं उसके लिए भारत देता है। जी तो जितनी भी मैक्सिमम असिस्टेंस हमारा जाता है विदेशों में, सबसे ज्यादा भारत से जाता है उनको। तो उसका उनको काफी एक तरह से मैं कहूँगा वो उसकी सराहना करते हैं। और अब रिश्ते दूसरी तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जब विजिट हुई थी 2019 में, तो ये उसी की एक कड़ी है। तो उसमें अगर आप देखें तो वहां पर 3-4 अच्छे नई चीजें सामने आई। एक तो देखिए, भूटान की खासियत यह है कि बिकॉज ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल, उनका जो एनर्जी होती है उसका भारत एक बड़ा भाग भारत खरीदता है। जी अब सिचुएशन ये है कि बहुत ज्यादा हमने वहां पर उनको हेल्प करी है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तो थर्ड कंट्रीज के लिए भी वो एनर्जी जाए। तो उसके सिलसिले में जैसा आपने देखा कि अभी एक रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है, तो बांग्लादेश के साथ भी कनेक्टिविटी बात, इसलिए उनका जो पहली बार वो आसाम गए हुए, अब महाराष्ट्र भी जाएंगे इस बार। तो आसाम में जो उनका विजिट है उसका कारण यह है कि एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन में। दूसरा चीज यह है कि भूटान, देखिए, अगर बायलैटरल के अलावा हमारा भूटान के साथ जो रिश्ता है, एक BBIN नेटवर्क है उसके अंतर्गत है, दूसरा बिम्स्टेक है उसके अंतर्गत है, और सार्क तो है ही है जैसा भी चल रहा है। तो दूसरी जो नई चीज हमने देखी इस बार रिश्तों में वो ये देखी कि जो हमारा स्पेस कोऑपरेशन है, स्टैम कोऑपरेशन है, इन सब चीजों में नई तरह की जी बात बढ़ी। एक नया इंडिया भूटान सैटेलाइट जी लॉन्च हुआ जिसके बारे में जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिश्ते इससे बढ़िया और हमारे इतने ट्रस्टवर्दी रिश्ते किसी और देश के साथ नहीं जी कहे जा जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं इसके जो अलग अलग पहलू हैं जो भारत और भूटान के बीच समझौते हुए हैं, किन क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों ने सहमति जताई है,
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश को दोस्ती के संबंधों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता से अवगत कराया है। भारत भूटान के साथ सांस्कृतिक रूप से, रणनीतिक रूप से एक पुराना रिश्ता रखता है, गहरा नाता रखता है। इसके क्या मायने हैं? हर्ष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जाहिर तौर पे भूटान के साथ जो भारत के रिश्ते रहे हैं, कूटनीतिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से जो संबंध दोनों देशों के रहे हैं, उसमें दोस्ती कई सदियों पुरानी रही है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान के साथ इस दोस्ती को? देखिए, जैसा अम्बेसडर साहब ने कहा, ये बड़ी खास दोस्ती है, इसके खास आयाम हैं। ये ऐसे संबंध भारत के किसी और देश के साथ न थे, न होंगे। और भूटान के भी ऐसे संबंध किसी और देश के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जो ज्योग्राफी का तकाजा है, जो इतिहास का तकाजा है, उसको देखते हुए दोनों देशों ने बड़ी केयरफुली इस रिलेशनशिप को क्राफ्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है इन रिश्तों के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन रिश्तों में हुआ है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी ने और वहाँ के जो नरेश हैं, भूटान नरेश, उन्होंने इस रिश्ते को किस तरह से 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं उनसे जूझने के लिए तैयार किया जाए, उसके लिए एक रणनीति तैयार की है। तो उसमें जो भी चीजें एम्बेसडर त्रिगुनाथ कह रहे थे, वो सब इस बात का अंदेशा करती हैं कि देखिए, ये संबंध हमारे ऐतिहासिक भी हैं, सामरिक भी हैं, पीपल टू पीपल टाइज के भी हैं, और जो ज्योग्राफी का कनेक्ट है वो भी है। लेकिन क्योंकि एक नई जनरेशन भूटान में आ रही है और भूटान में डेमोक्रेसी आई है, उस तकाजे से हमको इस रिलेशनशिप को कैसे इसकी जो सैंक्टिटी है, इसकी सिग्निफिकेंस है, उसको बरकरार रखना है। उसको देखते हुए मुझे लगता है जो अलग अलग क्षेत्रों में, आज के क्षेत्रों में तकनीक और साइंस है, स्पेस है, इन सारे मुद्दों को लेकर काफी गहन विवेचना, एक गहन सोच रखते हुए कैसे बढ़ाया जाए, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये बात याद रखने वाली है कि जो एक बड़ा देश भूटान पर नजर गड़ाए बैठा है, वो चीन है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है चीन के साथ रिश्तों का। अनिल जी, इस पहलू को मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश ने जिन क्षेत्रों में मिलकर काम करने की घोषणा की है, सहमति जताई है, वो कनेक्टिविटी का मुद्दा है। आपने भी इसका उल्लेख किया, जरा विस्तार से हमें बताइए, क्योंकि कनेक्टिविटी भूटान और भारत के बीच, साथ ही बांग्लादेश, आसाम के जरिए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू उभरता है। इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, जो कनेक्टिविटी आज की डेट में जो है, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, फिजिकल कनेक्टिविटी हो, या इमोशनल कनेक्टिविटी हो, या P2P कनेक्टिविटी हो, इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। अब भूटान जैसा आप जानते हैं कि लैंडलॉक कंट्री है, तो हमारा उनके साथ जितने भी एग्रीमेंट हुए, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे हो, तो हमारी ये एक जो भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उनके साथ में हमारा ये एक रिश्ता है कि भाई हम उनको एक एक्सेस देते हैं किसी तरह, नॉट ओनली भारत के लिए इंपोर्ट करने के लिए, पर किसी तीसरे कंट्री को भी अगर वो करना चाहे। तो जहां तक ये, मैंने जैसे BBIN और बिम्स्टेक का भी जिक्र किया, उन सब के संदर्भ में तो हम लोग काम करते ही हैं साथ में। लेकिन चूंकि जो सरप्लस वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है, या उनकी जो सरप्लस प्रोड्यूस है, उसको तीसरे कंट्रीज को, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको, या कहीं और जहाँ पे भी भूटान एक्सपोर्ट करना चाहे, उनको भारत कैसे मदद करेगा, इस बारे में भी बात हुई है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि भूटान अपना डेवलपमेंटल एक जो उनका मॉडल है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है। तो उनका अभी जो आई थिंक 12th जो 5 ईयर प्लान है, वो खत्म होने वाला है, वो 13 शुरू होने वाला है। तो उसके अंदर नई प्रायोरिटीज के लिए उनको फंडिंग की आवश्यकता है, किस तरह से क्या क्या चीजें, उनकी जो बजटरी सपोर्ट चाहिए, वो सारी बात भारत ने ये भी एग्री किया है कि जो ब्रिज में एक 12th और 13th के बीच में ब्रिज फाइनेंसिंग है, वो भी दी जाएगी। दूसरी कनेक्टिविटी में एक मैंने कहा था कि स्पेस का बहुत बड़ा रोल जी। है, स्पेस कॉपरेशन का। तो रेल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कनेक्टिविटी थ्रू द इंटरनल एक्सचेंज एग्रीमेंट एंड मैनेजमेंट, जो स्पेस है उसके थ्रू, देखिए जो हमारा 60 सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया था, उसका ग्राउंड स्टेशन वहां पर है। उसके बाद अभी भूटान और इंडिया ने मिलकर के जॉइंट सैटेलाइट भी और लॉन्च किया है। तो ये एक नई चीज है जिसमें भूटान का अगेन एक बड़ा रोल, अहम रोल, इसकी लोकेशन, जैसा प्रोफेसर पंत ने भी कहा कि उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है। दूसरा हमारा ऑफ कोर्स, आप देखिए कि आज की दुनिया में कोई यूनिफोकल या यूनिलैटरल रिलेशनशिप तो है नहीं, हर एक के रिश्ते कई कंट्रीज के साथ में होते हैं। तो अभी हम पिछले कुछ दिनों में जैसे
प्रोफेसर पद ने भी कहा कि चीन के बारे में भी जो बात हो रही है कि चीन ने भी धीरे से उनसे कुछ बातचीत करी है और पीछे प्रॉब्लम हो भी चुकी है, जैसा आपको मालूम है जी। डोकलाम वगैरह में। तो मेरा मानना यह है कि हमारे ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज जो है उसके बारे में काफी बड़ा डिस्कशन हुआ। आप सोच सकते हैं कि हमारे भूटान के साथ बायलैटरल ट्रेड जो है रफली करीब करीब 1.445 बिलियन डॉलर्स का है। इतना ट्रेड हमारा काफी कई कंट्रीज के साथ में, दूसरे वालों के साथ में, तो बायलैटरल ट्रेड काफी बड़ा है हमारा इनके साथ में। और उनके जो भी ज्यादातर प्रोड्यूस होती है वो भारत को ही आती है। जी। दूसरा, उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वहां पर, उससे मोर देन 50% भारत से जाते हैं वहां पर, एफडीआई पूरा। तो हमारी सारी मेजर कंपनीज वहां पर उनकी जो डेवलपमेंट के लिए, उनके हिसाब से जो उनको डेवलपमेंट मॉडल चाहिए, उसमें उनकी मदद करने की चेष्टा कर रही जी, है। जाहिर सी बात है, व्यापारिक दृष्टि से मैं बात करूं या व्यापार की दृष्टि से बात की जाए, आर्थिक पक्ष की दृष्टि से बात की जाए तो भारत और भूटान के संबंध बहुत मजबूत हैं। रणनीतिक दृष्टि से बात की जाए उस लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और भूटान के संबंध सदियों पुराने हैं। लेकिन पहली बार हर्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर और भूटान नरेश की पहल पर रेलवे लिंक के जरिए कैसे दोनों देश जुड़े, इस दिशा में सर्वेक्षण के लिए सहमति बनी है। पहली बार इस दिशा में काम भारत और भूटान मिलकर कर रहे हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो भूटान की आज की रिक्वायरमेंट्स हैं, आज की जरूरतें हैं, जी। उनको देखते हुए भूटान चाहता है कि उसके जो पार्टनर देश हैं और खासकर भारत उसकी मदद करे। तो इसमें जो कनेक्टिविटी का मसला जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, रमेश त्रिगुनाथ ने डिटेल में बताया, उसको देखते हुए भूटान चाहेगा कि भारत के साथ जो कनेक्टिविटी बने, रेलवे कनेक्टिविटी, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो व्यवस्था की जाए, जिससे अगर हम ये जो बायलैटरल व्यापारिक ट्रेड है उसको आगे और बढ़ावा देना चाहते हैं, या थर्ड कंट्रीज की कनेक्टिविटी कनेक्ट हम भूटान को देना चाहते हैं, तो उससे ये पहला कदम होगा उसकी तरफ कि हम वो रेलवे की जो कनेक्टिविटी है उसको स्थापित कर पाए। और मुझे लगता है जो भूटान इस समय देख रहा है, देखिए इस समय दो ही एक तरह से भूटान के दोनों तरफ बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, एक जी। तरफ भारत है, एक तरफ चीन, और दोनों ही का दबदबा आर्थिक जो सामरिक क्षेत्र है उसमें बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप इस समय भारत की आर्थिक ट्रेजेक्टरी को देखेंगे तो वो ज्यादा विश्वसनीय है, उसमें ज्यादा उसको एक जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था कि एक कंफर्ट लेवल भारत के साथ ये है कि भारत ने, क्योंकि भूटान के डेवलपमेंट में अभी तक भूटान की ऐसी मदद की है कि जिस तरह से भूटान चाहता है, भारत अपनी बात थोपता नहीं है। तो उसको देखते हुए, उस कंफर्ट लेवल को देखते हुए भूटान ये जरूर चाहेगा कि ये जो भारत के थ्रू कनेक्टिविटी मिले भूटान को, पहले वो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका फायदा मिले उसको, और उसके बाद भारत के थ्रू और देशों तक वो पहुंचे। तो इसमें चाहे वो साउथ एशिया के बाकी देशों या उससे आगे की अगर हम परिकल्पना कर सकते हैं जिस तरह की कनेक्टिविटीज साउथ ईस्ट एशिया के साथ बन रही हैं उसको देखते हुए। लेकिन जो कनेक्टिविटी का मुद्दा है, मुझे लगता है क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि उसकी अपनी ज्योग्राफिकल जो पोजिशनिंग है उससे उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको देखते हुए ये अगर उसकी कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है और सर्वेक्षण के बाद कोई वायबल ऑल्टरनेटिव निकल के आता है और उसके बाद उसकी व्यवस्था की जाती है, और उसमें जाहिर सी बात है भारत उसमें लीडिंग रोल प्ले करेगा, तो उससे भूटान के जो अभी एम्बिशंस हैं कि उसको भी और आर्थिक तरक्की करनी है और जो अपना डेवलपमेंटल मॉडल है उसको देखते हुए करनी है, क्योंकि उसका जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मॉडल है वो उसको बदलना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वहां पर अंधाधुंध आर्थिक विकास हो जिसके जरिए वहां का जो वातावरण है वो दूषित हो। तो उसको देखते हुए भी भारत एक आइडियल पार्टनर है, और इसीलिए मुझे लगता है ये पहल भारत ने करके एक बार फिर इस बात को अंडरस्कोर किया है कि भारत जिस तरह से भूटान को समझता है वो और देश नहीं समझते, और इसीलिए भारत के साथ भूटान जो भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाना चाहेगा वो बहुत सशक्त होंगे। क्योंकि अभी हम दूसरी तरफ बीआरआई को भी देख रहे हैं, और जिस तरह से बीआरआई और चाइना की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जगह जगह बिखरे पड़े हैं, अटक गए हैं, और उसके साथ जो
कॉस्ट चीन इम्पोज करता है, मुझे लगता है उसको देखते हुए भारत की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इसको भूटान की जो आने वाली भूटान की जो नई जनरेशन है, ये भी काफी हद तक इसको पसंद करेगी और इसको लेवरेज करके अपने आर्थिक विकास के लिए इसका फायदा उठाएगी। जी हर्ष जी, आपने नई जनरेशन की बात की, जो भूटान की नई जनरेशन है, जाहिर तौर पर भारत और भूटान के जो संबंध हैं, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सदियों पुराने हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से। लेकिन भारत एक भरोसेमंद दोस्ती वाला रिश्ता भूटान के साथ निभाता आया है। लेकिन अगर मैं भूटान की बात कर रहा हूं, भारत के संबंधों की बात कर रहा हूं, तो चीन की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तिब्बत का मसला भी उभर के आता है। और उसके चलते भूटान के साथ हाल के वर्षों में जिस तरह से चीन ने अपनी दोस्ती बढ़ाई है, बढ़ाने की कोशिश की है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यह मुद्दा भारत और भूटान की सुरक्षा का भी है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि देखिए, चीन ने बड़ी शातिर तरीके से पिछले कुछ सालों से, मुझे लगता है 1984 में इन्होंने चीन ने हाथ बढ़ाया था। उसके बाद से लगातार चीन एक कैरेट और स्टिक पॉलिसी के थ्रू भूटान को एंगेज करता रहा है। और हमने लगातार देखा है कि पहले एमओयू साइन हुआ, उसके बाद नेगोशिएशन शुरू हुए, फिर 25 दौर की वार्ता हो चुकी है बॉर्डर इश्यूज को लेकर। और ये एक तरह से चीन का, क्योंकि अगर आप दक्षिण एशिया देखें, साउथ एशिया में देखें, तो चीन हर देश के साथ अपनी पकड़ ऐसी बनाना चाह रहा है कि वो उसको एंटी इंडिया के तौर पर खड़ा करने की कोशिश करता है। भूटान, क्योंकि जैसा हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, भूटान बहुत सतर्क रहा है चीन के मसले पर। और भूटान ने हमेशा से इस बात को ताड़ लिया था कि चीन के साथ अगर संबंध बढ़ाने तो उसको हमको भारत के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। चीन भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को दरकिनार करके चीन के साथ भूटान भारत जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनको दरकिनार करके चीन के साथ संबंध आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। और इसका ये हमको बार बार नजर आता है। तो अभी भी जब आप देखें भूटान के विदेश मंत्री की जो विजिट हुई चीन, उसमें काफी बड़ी बड़ी बातें की गई। और उसके बाद ये 25th जो जी नेगोशिएशंस कंक्लूड हुआ, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है, एक पैकेज डील कर ली जाए जिसमें कि न सिर्फ आप ये बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, बल्कि आप चीन को डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी दें भूटान में। तो वो जो एक दबाव की जो रणनीति चीन की रही है, वो भारत को देखते हुए भी रही है। और जिसका आपने जिक्र किया, तिब्बत में जो 5 फिंगर्स अप्रोच रहा है कि भूटान को एक 5 फिंगर्स के तौर पर, वन ऑफ द 5 फिंगर्स के तौर पर उसने देखा है, उसके चलते चीन हमेशा से इस बात को लेकर काफी आतुर रहा है कि वो किसी तरह से भूटान के साथ आगे बढ़ जाए। तो इसमें मुझे लगता है जो भूटान नरेश की जो विजिट हुई है, उसने काफी इस बात को फिर से दोहराया है कि भारत के साथ, या भारत की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उनके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज भूटान करने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पे जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो उसमें ये जो पहलू है देशों के रिश्तों का, उसको भी कूटनीतिक दृष्टि से भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अनिल जी, इस पहलू को मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है और भूटान और भारत दोनों की सुरक्षा से जुड़ा है। डोकलाम का अगर हम बात करते हैं तो डोकलाम का जो गतिरोध था, भारत, चीन, भूटान, एक प्रकार से त्रिबिंदु पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ था। इस पहलू को देखते हुए आप दोनों देशों के संबंध को कैसे देखते हैं? और यहां पर जब भारत इतने विकास के काम भूटान में कर रहा है, सहयोग कर रहा है हर दृष्टि से, ऐसे में चीन की भूमिका कितना सजग रहने की जरूरत है? जैसा प्रोफेसर पंत ने बड़ा डिटेल में बताया इसकी बैकग्राउंड को, मेरा मानना यह है कि चीन जो है आज की डेट में भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। और मेरा मानना यह है कि भारत के लिए दुनिया में हर ज्योग्राफी में चीन एक चैलेंज बनकर रहेगा, चाहे वो इन्फ्लुएंस के रूप में हो, पॉलिटिकल अंडरकटिंग हो, जीरो सम पॉलिसी हो, तो ये तो हर जगह है। और इसी तरह उन्होंने जिस तरह अपनी ये सारे हमारे जो नेबरहुड हैं उसके अंदर में चीन ने अपने हाथ पांव फैलाए हैं। और आपने देख लिया कि कुछ कंट्रीज में, जैसे श्रीलंका में हुआ, और दूसरे कंट्रीज, इवन पाकिस्तान जैसे देश भी सफर कर रहे हैं, जो उनकी डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी है, मैं समझता हूँ उसको भूटान बड़ी अच्छी तरह से समझता है। और इसीलिए आप देखें कि अगर भूटानी लोगों से या उनके लीडरशिप से आप बात करें तो आपको लगेगा कि बड़ी दूरगामी उनकी सोच है।
वो एक छोटे ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। जी। इसीलिए देखिए BRI का प्रोजेक्ट था, उसमें हमारे नेबरहुड में भूटान ही एक ऐसा देश है जिसने उसको नहीं सपोर्ट किया, नहीं उसको ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन वो चीन के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं। और उसका जो दारोमदार है वो भारत के ऊपर भी बहुत डिपेंड जी। करता है। देखिए छोटे देशों को काफी मदद की हमेशा जरूरत पड़ती है, इसीलिए भारत का जो सबसे ज्यादा असिस्टेंस है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, वो भूटान की तरफ जाता है। उसको पूरी एक्सेस, उसका चाहे टूरिज्म रिलेटेड हो, चाहे उनका एनर्जी की सारी परचेज वगैरह हो, तो जितना भी उनको फाइनेंशियली बेनिफिट बना दिया जा सके, ताकि एक कंट्री जहाँ पे हैप्पीनेस सबसे ज्यादा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो लोग अपने सस्टेनेबल टूरिज्म भी सोच लीजिए आप, तो उन सारी चीजों को बड़ी पूरी तरह बड़े खूबी निभाते हैं। तो जहां तक देखिए प्रॉब्लम तो होती है, जो छोटा कंट्री होता है, जब उसके दो बड़े बड़े नेबर्स हैं, तो उनको भी बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। तो इस बात को भारत अच्छी तरह अप्रिशिएट करता है, और वो जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो क्या चाहती है उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। तो अच्छी बात यह है कि वो ये सब असलियत, जो चीन की असलियत है, उसको वो बड़ी बड़ी भली बात ही समझते हैं। जी। बिल्कुल हर्षी, अगर बात नई जनरेशन की हम कर रहे हैं तो भारत और भूटान नरेश के बीच एक प्रकार से ये भी समझौता हुआ कि भारत भूटानी छात्रों को छात्रवृत्ति और भूटानी पेशेवरों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी देगा, ऐसे कार्यक्रम भी संचालित करेगा जिससे जो भूटान के नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर मिलें और वो अपने कार्य में दक्ष बन सकें। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारे संबंधों का, क्योंकि जी। हमारे जो संबंध हैं वो सिर्फ इतिहास को दोहराकर नहीं, आज के दौर पर हम उसमें विश्वास कर सकते हैं। ये जो नई जनरेशन है भूटान की, वो उसके अपनी नई आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो कहीं पर और जो हमने जद्दोजहद देखी है कि चीन के साथ किस तरह के संबंध हो, वो भी इसी बात को लेकर है कि क्या हम एक हर्मिट किंगडम, भूटान को कहा जाता है, क्या एक हम हर्मिट किंगडम बन के रह सकते हैं, या आज की दुनिया के हिसाब से हमको दुनिया के साथ डील करना है, इंगेज करना है और एक ओपन कंट्री के तौर पर आगे बढ़ना है। उसमें भारत क्या भूमिका निभाता है? क्या भारत उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है, या भारत उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पावर के तौर पर नजर आता है? इस पर डिपेंड करेगा इस जनरेशन का आउटलुक। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो यंगर जनरेशन है उसको चीन का एक्सपोजर बहुत मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लगता है भारत की जो रणनीति है, जिसमें कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि पहले भी आते थे, जी। पहले भी स्टूडेंट्स आते थे, एकेडमिक्स आते थे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हमने पहले बहुत करी हैं, लेकिन आज उसकी महत्ता ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो जो वहां की जनरेशन है वो और देशों को भी केयरफुली एसेस कर रही है। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना गेम ऊंचा करें, हम ज्यादा बेहतर काम करें और ज्यादा कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी बिल्डिंग का जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको अपस्केल करें। तो जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्रवृत्ति का सवाल है, मुझे लगता है इससे बड़ी चीज तो हो ही नहीं सकती, जब जब एक ऐसे समय जबकि भूटान के छात्रों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो भी आज वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, चीन जाते हैं। नई जनरेशन के लिहाज से जो अर्थव्यवस्था का पहलू होता है वो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अनिल जी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि भूटान का जल विद्युत क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है और भारत इसके विकास में एक प्रमुख भागीदार है। जल विद्युत योजनाओं का अर्थव्यवस्था से कैसा संबंध है और दोनों देशों के बीच ये किस तरह से भूमिका निभा रही? देखिए जैसे मैंने कहा है कि भारत की मदद से वहाँ पर जो है हाइड्रो पावर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भूटान का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाइटल कैटलिस्ट बोल सकते हैं आप इसको, जी। कि इसके बिना उनका मेन जो रेवेन्यू जनरेटिंग है वो वहीं से आती है, और उसमें पूरा भारत ने बहुत बड़ी मदद करी है। हमारे जो कई सारे एग्रीमेंट 2006 से साइन हुए हैं, उसके अंतर्गत अब तक लगभग 2100 2200 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशनल है ऑलरेडी। कुछ और नए प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो किए गए थे दोनों के देशों के बीच में, जो आजकल जिसके बारे में अभी फिर इस बार जॉइंट स्टेटमेंट भी जी। कहा गया है कि वो, तो उससे उनको और ज्यादा लगभग 1000 मेगावाट का और एक्स्ट्रा जो है, चाहे पुनास सांगचू कहिए या आप उसका 1 और 2, जो दो तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भारत जो है
उनको नई जो चीज इस बार हुई है वो ये है कि किस तरह नॉन हाइड्रो एरिया में, जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी हो, हाइड्रोजन के एरियाज में किस तरह से हम उसको डाइवर्सिफाई कर पाए उनके एनर्जी बास्केट को। तो ये एक नया इस बार का आयाम हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि हम उनसे सबसे ज्यादा नियरली 90% जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत खरीदते हैं। अब उससे उनको रेवेन्यू जनरेशन होता है काफी। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ भी ये बात हुई है कि किस तरह से जो एक्सेस पावर बांग्लादेश को चाहिए वो भूटान से कैसे दी जा सकती है। तो उसका भी एक मोडालिटीज इस बार तैयार हुई है। अपार्ट फ्रॉम रेलवे कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड, या जिस तरह की भी स्टूडेंट्स को एजुकेट करना आसाम के अंदर, तो आसाम में कस्टम चेक पोस्ट वगैरह ये सब लगाई जाएंगी। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज की बात हो रही है। जो उनका जो एक मैं कहूँगा 5 ईयर प्लान जो नया आने वाला है 13, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। और ऑफ कोर्स नई चीजें ये है कि किस तरह से एसएनटी कोऑपरेशन हो, इनोवेशन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, किस तरह स्टैम हो, स्पेस कोऑपरेशन हो, एनर्जी कोऑपरेशन इन न्यू एरियाज, वो सारी चीजें, स्किल डेवलपमेंट की आपने बात कही, जी वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ऑलरेडी 4,000 स्कॉलरशिप तो हम उनके स्टूडेंट्स को देते ही हैं यहाँ जी पर जो पढ़ रहे हैं। उसके अलावा उनके जो मैनेजमेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसके लिए करीब करीब 300 स्लॉट दिए हुए हैं। और इस बार ये कहा गया है कि जो एम्बेसडर हमारे हैं उनके अंडर में एम्बेसडर स्कॉलरशिप होते हैं, उनके अंतर्गत उसको डबल करने की बात कही गई है। जितने भी हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं तो जी हमारे एम्बेसडर वहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि कितना और दिया जा सकता है। जी हर्षी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि इसमें भारत भूटान के संबंधों की तो बात है, लेकिन बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को लेके या दूसरे ऊर्जा संबंधी पहलुओं को लेकर भी जिस प्रकार से भारत भूटान और भारत का खासतौर से नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है और बांग्लादेश, इस कनेक्टिविटी का क्या कारण है, क्या संदेश है इसका? देखिए, इसका संदेश सबसे बड़ा यह है कि भारत जो है अपनी जो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी है या ईस्टर्न फ्रंट है उसमें उन देशों के साथ इंगेज करके उसकी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने पड़ोसी मित्र देशों के लिए लेवरेज करने की क्षमता रखता है और कोशिश कर रहा है कि वो भारत की जो डेवलपमेंटल जर्नी है उसका हिस्सा बन पाए। हमने जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और जो बिम्स्टेक का फ्रेमवर्क था उसमें हमने पिछले कुछ सालों से ज्यादा फोकस देखा है। उसमें भी हम सब रीजनल कनेक्टिविटी में चले जाएं तो BBIN हमने देखा, उसमें फोकस बनाया गया। और अब एक तरह से खासकर बांग्लादेश और भूटान को जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे वो एनर्जी कनेक्टिविटी हो या बाकी कनेक्टिविटी हो, कि उसमें जब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो जो ज्योग्राफी है हमारी, उसको हम कैसे लेवरेज करके इन पड़ोसी देशों की मदद कर सकते हैं और इन पड़ोसी देशों की मदद के द्वारा उस नॉर्थ ईस्ट की जो इकोनॉमी है उसको ज्यादा और एग्रेसिवली परस्यू कर सकते हैं, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुझे लगता है ये बहुत दूरगामी इसके परिणामों की संभावना है अगर जो खाका तैयार किया गया है वो जमीन पर कार्यान्वित हो जाता है। तो क्योंकि इसमें दोनों ही जो हमारे मित्र देश हैं दोनों ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दोनों ही काफी हद तक आगे बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बांग्लादेश और भूटान जैसे हमारे इस समय तो हमारे दो मित्र देश और है नहीं, और उनको अगर हम इस एक्टिविटी में आगे ले जा पाते हैं तो एक जो रीजनल कनेक्ट की हमेशा बात होती है कि साउथ एशिया जो है वो दुनिया का सबसे कम इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। और मुझे लगता है ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप सब रीजनल एस्पेक्ट्स पर जोर दें और उसी को कार्यान्वित किया जा रहा है जो भी प्रोजेक्ट्स का हमने डिस्कशन किया अभी तक। जी जाहिर सी बात है हर्ष जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है उसका भी एक मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका प्रयास, और उसके साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए सबका विकास। जाहिर तौर पर भारत और भूटान के ये संबंध दोनों देशों के संबंधों को, दोनों देशों की दोस्ती को एक नई ऊंचाई देंगे, मील का पत्थर साबित होंगे। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की संसद टीवी से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।